किसी को बरसों तक उसके पैरों में बेड़ियां डाल के, और उसको एक के पैरों में बेड़ियां हैं और एक को पहले से खुला रखा गया है किसी को, और फिर बाद में जब उसके पैरों में बेड़ियों से जख्म हो गए और उसको फिर कहा जाए कि भाई हमारी बराबर दौड़ो, तो ये तो आप भी पत्रकार महोदय अच्छे से समझेंगे कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मैं तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोनों से कि चंद्रशेखर रावण और आकाश दोनों एक हो जाए 27 तक, और वो अपना अलग यानी और आगे की सोच रखें। आपको लगता है ऐसा कि वो एक होंगे? हाँ पूरा पूरा। अरे बोलेंगे यार। हाँ, बताओ। पहले चांस हमारा मायावती का है, बहन जी का हमारा। मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद है। मायावती हमारे यहाँ से मान लो पन्ने पूजन है, उसके लिए फिर हम चल जाए। बाबा साहब से क्या सीखा आपने? मायावती ना संभाल लो, वो हर काम करा। बताओ, बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में कोई नशा नहीं किया। पता है आपको? यस। इस देश में अंबेडकरवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, अगर ये समझना है तो आपको गांव में निकलना पड़ेगा और उन पेड़ों की पगडंडियों पे घूमना पड़ेगा जो इस देश में अंबेडकरवाद की हवाएं चलाती हैं। इसी कड़ी में हम इस वक्त पहुंचे हैं। अभी मेरी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश का ये अमरोहा जिला है, और उस अमरोहा जिले का एक बहुत छोटा सा गांव कटाई, और उस कटाई में आप ये भव्य प्रोग्राम देखिए और आपको समझ आएगा कि अंबेडकरवाद की जो जड़ें हैं वो दरअसल कितनी बड़ी हैं और कितनी बड़ी हो चुकी हैं। और जो लोग ये सोचते हैं कि उस जो चिंगारी बाबा साहेब ने जलाई थी, उस चिंगारी को जो है बुझाया जा सकता है, वो अब शोले में बदल चुकी है। और यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा नाम योगराज सिंह। योगराज सिंह जी, आप कब से मनाते हैं यहाँ अम्बेडकर जयंती? हम हमारे बड़े भी मनाते थे। हाँ, और जब से हमने जन्म लिया जब से मना ही रहे हैं। कोई एक चीज मुझे बताइए जो आपने बाबा साहब के जीवन से सीखी हो। हमने बाबा साहब के जीवन से अपने शिक्षा के लिए सीखा, क्योंकि हम सब समाज पढ़ा लिखा है। मैं एक पीएचडी धारक हूँ। आपने पीएचडी हाँ, किया किस हाँ, किस विषय में? मिलिट्री साइंस। मिलिट्री साइंस। हाँ, अच्छा। मेरा भारत चीन पे शोध है। भारत चीन पे शोध। हाँ, भारत चीन पे तो अभी पीछे बड़ा विवाद हुआ। हाँ, तो जो वो हर चीज पैंगोंग पे। लेक वाला पूरा हाँ, एरिया है, डोकलाम वाला, डोकलाम और पैंगोंग आज भी लेक। वही वो है कि बंगला जो चल रहा है वर्तमान में, बांग्लादेश ने यानी चीन से जो समझौते कर लिए हैं, आज भी विवाद वो 22 किलोमीटर पे है। हमारे आने वाले टाइम में अगर आसान भाषा में मुझे बताओ, अगर किसी को समझना हो आम आदमी को, ये जो पूरा विवाद है इसमें विपक्ष तो कहता है कि जी कब्जा लिया, सरकार कहती है 1 इंच भी कब्जा नहीं हुआ। क्या है मामला? वो सही कहते हैं विपक्ष वाले की कब्जा लिया, उन्होंने गांव बसा लिए। अच्छा। वो यानी इस तरकीब से बसाता है। चीन इतना चालाक भारत देश की है। जमीन पे? भारत की जमीन पे। अच्छा। ये आप किसी शोध के आधार पे मुझे बता रहे हैं या फिर अभी शोध के आधार पे न्यूज भी के और आधार न्यूज उसके आधार पे भी, दोनों ही चीजों से। ओ भाई साहब, कोई बात नहीं, आपसे बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, बात कर लो फिर बात। हाँ। न्यूज के आधार पे भी और वैसे भी जो वर्तमान स्थिति है, यूनी वो गांव बसाता है। जैसे कि एक किसान, यानी एक उदाहरण के तौर पे तुम मोटा सा ये समझ लीजिए कि एक ये डोल है, इस डोल को एक किसान तो नहीं काट रहा, लेकिन दूसरा किसान बार बार हैरो से टीलर से हल्के हल्की उसे काटता चला जाता है उसके को। दूसरा वाला सोचता है कि चलो मैं पंचायत करूंगा या वो करूंगा, इसे समझाने की कोशिश। चलिए ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, बाबा साहब पे अब बात कर रहे हैं, और कोई एक ऐसी चीज मुझे बताइए बाबा साहेब की जो आपने पढ़ी और लगा कि यार ग्रामीण क्षेत्र में भी इस बात को, अगर इस चीज को अपनाया जाए तो विकास की धारा को तेज किया जा सकता है। विकास की धारा को तेज किया जा सकता है। सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, सिर्फ शिक्षा, सिर्फ शिक्षा। जो अगर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो वही हमारे आने वाले समाज में यानी नौकरी पा सकता है। यानी थोड़ा सा पॉलिटिकल सवाल मैं आपसे करूंगा। ये बताइए, अभी यूपी में बहुजन समाज से 2 बड़े नेता नजर आते हैं, चुनावी राजनीति में रहते हैं। बहन जी हैं और चंद्रशेखर आजाद। जो बहन जी तो है ही, है नहीं, वो तो पहले से भी है ही, उन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन जो वर्तमान में जो हमें अगला मार्गदर्शक दिखाने के लिए है, जो तैयार है, तो हमारे भाई चंद्रशेखर रावण हैं, जो हम उन्हीं के विचार पे चलेंगे। अभी तो बहन जी कह रही है कि यार मैं तो हूँ, अभी मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। बहन जी हैं, लेकिन बहन जी के विचार सही हैं, वो बात ठीक है, लेकिन बहन जी वो ना तो, क्योंकि हम 11 साल से 12 साल से हमारा शोषण होता चला आ रहा है एक तरकीब से, क्योंकि हमें स्कॉलरशिप आती है वो नहीं आ रही। वो बजट तो पेश होता है लेकिन बच्चों के खातों में स्कॉलरशिप ही नहीं आती।
क्योंकि या तो यूनिवर्सिटी खा जाती है या स्कूल। 27 में चंद्रशेखर आजाद या बहन? हाँ, चंद्रशेखर चंद्रशेखर आजाद। नहीं, हाँ मैं पकड़े हूँ जनाब, ये मैं हूँ पकड़ने के लिए। बताओ क्यों बोला? हाँ बोलेंगे आप। हाँ बताओ। पहले चांस हमारा मायावती का, बहन जी का हमारा। मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद है। मायावती हमारे यहाँ संभाल लो, पन्ने पूजन है उसके लिए चल जाए। बाबा साहब से क्या सीखा आपने? मायावती ना संभाल लो, वो हर काम करा। बताओ, बाबा साहब ने अपने पूरे जीवन में कोई नशा नहीं किया, पता है आपको? यस। नशा नहीं करता है, मुर्गा मीट में थोड़े खाते हैं जो जिसका भाषा बोल रहे हो, हमसे पूछो। हमें मायावती पहले, मायावती में कहीं का आगे कल हमारी मायावती। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। भैया कैमरा लगा दो। धन्यवाद पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पधारे और आगे हमारे एक छोटे से गांव को आपने एक उच्च स्तर पर दिखाने की जो आपकी कोशिश है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि हम सब लोग विगत कई वर्षों से ये भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाते हुए आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लगता है जो हमारा समाज इसी बहाने सब एकत्र होकर रहता है, और ये मौका मिलता है कि सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे यहाँ आने का। और काफ़ी अच्छे प्रयास भी रहते हैं हमारे समाज के, और जो सारी चीज़ें एकता और सब कुछ यहीं देखने को मिलता है। और मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब ने बहुत बलिदान दिए हैं अपने पिछड़ों के, दलितों के लिए, अपना बहुत कुछ न्योछावर किया। एक कोई बाप अगर अपने बेटे की मृत्यु को छोड़ के अगर कहीं लंदन सम्मेलन में जा रहा है तो बहुत बड़ी एक त्याग है एक समाज के लिए। लेकिन आपको क्या ये जो त्याग बाबा साहब का है वो जमीनी स्तर पे, और जो अब नई पौध आ रही है, क्या वो समझ पा रही है उस त्याग का भाव? नहीं पत्रकार महोदय, बहुत समझ पा रही है। जो नई पीढ़ी हमारी आ रही है, नई पीढ़ी आज शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जैसा हम देखते हैं, मैं तो अपने गांव की बात कहूँगा, आपसे पहले हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़ों में बहुत कम नौकरियां देखने को मिलती थी। आज आप हमारे जाटव समाज का अगर आकलन करेंगे तो पूरे गांव में उतनी नौकरियां नहीं है जितने जाटव समाज, हर क्षेत्र में। यहाँ कई लड़के जेई भी हैं, पुलिस विभाग में भी हैं, बैंक में भी बहुत नौकर हैं। इसमें मैं एक छोटा सा सवाल जोड़ूंगा, फिर आप बात पूरी कीजिएगा। इसमें आरक्षण का कितना रोल है? तो बाबा साहेब ने जो प्रावधान किया, और उस आरक्षण पे अब एक तरीके से विपक्ष ये कहता है कि भाई आघात हो रहा है। देखिए, विपक्ष का अगर आप उस चीज को कहेंगे, मैं सरल शब्दों में आपसे एक बात कहूं कि किसी को बरसों तक उसके पैरों में बेड़ियां डाल के, और उसको एक के पैरों में बेड़ियां हैं और एक को पहले से खुला रखा गया है किसी को, और फिर बाद में जब उसके पैरों में बेड़ियों से जख्म हो गए और उसको फिर कहा जाए कि भाई हमारी बराबर दौड़ो, तो ये तो आप भी पत्रकार महोदय अच्छे से समझेंगे कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। यार आजादी के इतने साल बाद भी एक चीज और अभी भी हम देखते हैं, इस इलाके में थोड़ा कम, लेकिन आप पूर्वी उत्तर प्रदेश जाएंगे, राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, मध्य प्रदेश जाएंगे, कि जब भी बहुजन समाज से किसी की बारात निकलती है तो घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है ना, और बारातों को रोक दिया जाता है। अभी मथुरा का केस आपने देखा, बहुत है, आप देश ना अनगिनत। इसके पीछे की वजह आप लोग क्या समझते हैं? आपको क्या समझ आता है? वजह क्या, उनकी भावनाएं और उनकी जो सोच है, उनकी सोच बिल्कुल वही है अभी भी पहले से, ताकि उन्होंने पहले भी दलितों पिछड़ों पर इतने अत्याचार किए, उनको बहुत इतने गंभीर अत्याचार आप भी जानते हैं पत्रकार महोदय, सब हमने भी पढ़ा है और देखा भी है। तो उनकी आज भी वही नीतियां हैं कि जैसे इनको पहले से हमने दबा के रखा, उसी तरह से इनको आज भी हम गुलाम बना देते हैं। लेकिन आज का युवा बहुत शिक्षित हो चुका है और अपने आप में इतना सक्षम है कि वो आज किसी का, देखिए वो बाबा साहब कहते थे कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, और उस पॉलिटिकल पावर्स पे जब हम बात करते हैं तो यूपी में हमको नजर आते हैं दो नेता, चंद्रशेखर आजाद और मायावती, जो बहुजन समाज के वोटों में फिलहाल जो नजर आता है, जो सबसे बड़े लीडर हमको दिखते हैं इस राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अलग जगहों पे तो छोड़ दीजिए। इन दोनों की जो लड़ाई है वो क्या सामाजिक जो न्याय की वो लड़ाई थी जो बाबा साहब ने शुरू की, कांशीराम और उसको आगे लेकर के बढ़े, क्या उसको कमजोर कर रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, दोनों ही नेता हमारे हैं, और बहन जी काफ़ी पुरानी नेता भी हैं हमारी, और काफ़ी अच्छी सोच भी रखती हैं,
और बहुत कुछ किया भी उन्होंने, लेकिन जो चंद्रशेखर भाई आए हैं वो भी एक नया चेहरा है। कहीं ना कहीं चंद्रशेखर भाई का आगे बढ़ना भी हमारे लिए भविष्य में लाभकारी रहेगा। देखिए मायावती जी हैं, एक समय हर किसी नेता का होता है, बहुत लंबे समय तक तो मायावती जी भी नहीं चल पाएंगे, लेकिन हमें एक शीर्ष ऐसा भी तो चाहिए कि जो आगे हमारा नेतृत्व करे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में यानी 27 का वो देखते हुए, जैसे कि मायावती जी ने अपने भतीजे को आकाश को फिर कमान देने की सोच रखी है, इसी के अनुसार अगर मैं तो हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोनों से कि चंद्रशेखर रावण और आकाश दोनों एक हो जाए 27 तक, और वो अपना अलग यानी और आगे की सोच रखें। आपको लगता है ऐसा कि वो एक होंगे? हाँ, पूरा लगता है मुझे। 27 कैसे बताओ तो अभी चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रोग्राम से ही फोन कर दिया था बहन जी को। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस तो किसी वजह से नजर नहीं आया था। अगर ये दोनों ने एक नहीं हुए, आज आकाश आनंद को कल उन्होंने फिर वापस बुला लिया। हाँ। तो जब आकाश आनंद आ गए तो जब तक आकाश आनंद है तब तक चंद्रशेखर की जगह बन जाएगी बीएसपी में। क्यों नहीं बन सकती भाई? उनके भतीजे हैं, उन्होंने भतीजे के लिए सब कुछ ताक पर रख दिया, कैसे बन जाएगी? अरे दोनों पार्टियों से हम विपरीत में कितनी पार्टियों ने गठबंधन कर रखे हैं, गठबंधन तो हो सकते हैं। एक पार्टी के तौर पे गठबंधन होता भी है, तो आपको लगता है कि वो करेंगे? देखिए पॉलिटिकल राजनीतिक तौर पे आप समझेंगे तो जिस पार्टी से भी गठबंधन हुआ चंद्रशेखर आजाद का, वो पार्टी भी चंद्रशेखर आजाद की और वोट भी चंद्रशेखर आजाद का, इसीलिए कोई पार्टी नहीं करना चाहती। ये आमतौर पर जयंत जी ने नहीं करा था पीछे, विधायक निकले उनके जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी का कोर वोटर एकदम अलग है। नहीं, अब है उनका है यादव मुस्लिम, इनका है जाट मुस्लिम, समझे? तो इन दोनों के कोर वोटर, लेकिन इन दोनों का कोर वोटर सेम है। तो जब कोर वोटर सेम है तो या तो बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी या चंद्रशेखर आजाद खत्म हो जाएंगे। दोनों तो एक पैरेलल नहीं चल सकते ना। दोनों एक साथ तो हो सकते हैं। तो एक साथ भी हुए तो चीफ मिनिस्टर तो एक बनेगा। हाँ, तो क्या है, तो चीफ मिनिस्टर तो किसी को बना दो, पद तो बहुत होते हैं। जिसका चीफ मिनिस्टर उसकी पार्टी, यही तो डर है सारा। खेल तो यही है। ये तो आपको क्या लगता है? चीफ मिनिस्टर तो हम किसी को भी बना देंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी नेता को बहन जी निकालें, ठीक है, पार्टी से निकाल दें, उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया हो और उसके आस पड़ोस जितने जानने वाले नेता हो उनको भी निकाल दें, और 10 दिन बाद वो एक ट्वीट करके माफी मांग ले, क्या उसको वापस लेंगी वो? अगर वो बात ठीक है, अगर किसी से गलती हो गई है, हमने देखो इतने दिन से हम भी कवर कर रहे हैं, हमने कभी नहीं देखा कि ऐसा किया हो, लेकिन उन्होंने देखो अभी हाल फिलहाल में आकाश आनंद को कल वापस ले लिया। हाँ। तो आकाश आनंद का ट्वीट आता है, 2 घंटे बाद बहन जी का आ जाता है, ठीक है। अरे उन्होंने गलती मान ली, जो गलती हो गई होगी, तो आदमी एक दो गलती तो माफ कर सकता, हो जाती है, गलती से तो भरा है इंसान। अच्छा ये बताइए, आकाश आनंद या चंद्रशेखर आजाद, दोनों में से कौन जो है इस विचारधारा को आगे लेके जा सकता है? चंद्रशेखर आजाद। आपने फैसला तो यही कर दिया आप। तो आपका नहीं तो मिलकर काम करेंगे तो उससे तो अच्छा विचार होगा। जो संविधान के अनुसार चलेगा उसी के साथ, ये अनुसूचित जाति का समाज उसी के साथ रहेगा। अब संविधान के अनुसार की बात कर रहे हैं आप। जो बीएसपी का के चाहने वाले हैं, जो चंद्रशेखर आजाद से है, वो ये कहते हैं, एक तर्क उनका ये है कि भाई ये बहुत एग्रेसिव है और मुकदमे लगवा देते हैं युवाओं पे। नहीं, ये तो होता है, मगर जो बाबा साहब के अनुसार चलेगा और जो है बाबा साहब के विचारों को लाएगा और संविधान को आगे बढ़ाएगा, उसी के साथ जाटव समाज और अनुसूचित दलित समाज उसी के साथ रहेगा आगे तक। ये चीज कोई एक दो समस्या जो आपको लगता हो कि इस गांव में है और वो जो है सरकार को या नेताओं को उस पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा क्या होना चाहिए? शिक्षा तो नहीं, लेकिन हमारे इस साइड में यानी वैसे चकबंदी हुई, लेकिन जगह दूसरे गांव के बराबर में हुई, लेकिन एक पार्क की होनी चाहिए हमारी साइड में। कितनी यहाँ ग्राम समाज की जगह कितनी है? जगह तो बहुत थी, काफी थी, लेकिन जगह वो गलत दूसरे गांव की मिलक में छिपा दिया। मिलक भी इतना दूर नहीं है, अगर मान लो यहाँ से भी अगर ग्राउंड बनता है वहाँ, लेकिन बड़ा गांव तो ये था ना, है ना, और प्रधान जी यहाँ के थे। नहीं वो तो चलो खैर अलग बात है, जब क्योंकि तीनों गांव एक ही ग्राम सभा में है ना, तो ग्राम सभा में वो छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि भाई यहाँ एक अम्बेडकर पार्क बनना चाहिए बच्चों के खेलने के लिए, और हाँ, और एजुकेशन सब सही है। बस ये सरकार से यही मांगे कि हमारा स्कॉलरशिप तो देती रहे सरकार, लेकिन देती नहीं, कि सब अपनी अपनी फीस से ही आगे बढ़ रहे हैं।
वो तो सरकार बजट तो पेश करती है, लेकिन नीचे तक बजट बच्चों के खातों में आई नहीं स्कॉलरशिप आज तक नहीं आई, अभी आई नहीं रही। गवर्नमेंट चेंज हुई है सबसे बड़ी समस्या ये है। चलो हमें वो बात सही कह रहे हैं, हमें आरक्षण 15% पे ला के रख दिया, इसमें ही वो कर दिया। वो तो हमें तो देख लिया कौन हमारे साथ कितना गलत कर रहा है वगैरह लेने बंद कर दिए। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, हम लोग एडमिशन लेने कॉलेज में जाते थे तो हमसे पूछा जाता है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, हम अपने डॉक्यूमेंट दिखाते एडमिशन ले लो। अगर आप बोलते हैं ना एडमिशन पहले भी और अब भी जीरो बैलेंस जो मुझे आप बात करें, मैं समझ पा रहा हूँ जितना कि भाई जो स्कॉलरशिप के थ्रू जो एडमिशन मिलता था वो बंद हो गया, अभी क्या बंद हो गया? ऐसा तो मैं कई बार गया हूँ, मैं सीएमए में भी गया हूँ और मैं आईएफटीएम में गया हूँ। आप मुझे कोई एक बच्चा बताओ ऐसा जिसको जो है जिसको इसकी स्कॉलरशिप रुकी हो और उसे ना मिला हो। नहीं, स्कॉलरशिप बेस पे आप डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं ना, उनका फर्स्ट स्टेटमेंट ये होता है कि स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन हम देते नहीं है, पेमेंट देते हैं। आप पेमेंट पे एडमिशन लीजिए, जो भी आपकी स्कॉलरशिप आएगी आपको मिल जाएगी। उनको पता है कि स्कॉलरशिप कोई आएगी नहीं। अब इसी चीज के लिए आप अब से 5 साल या 10 साल पीछे चले जाओ, आपको मत इतना बताना होता था कि मैं एससी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम ये है, आपको बिना किसी सोच के एडमिशन ये सबसे बड़ी समस्या हमारी। मैं कहूँ इसी चीज से बहुत ज्यादा हमारा समाज पीछे होता जा रहा है। क्यों? बैकग्राउंड उतना कोई खास है नहीं और पेमेंट सीट पे एडमिशन ले नहीं पाते, और आप जो लोग ले भी लेते हैं स्कूलों में ले भी लेते हैं, बीच में समस्या नहीं होती है, फंस जाते हैं, नहीं दे पाते। यही हमारी समस्या सबसे बड़ी। बात कहना चाहता हूँ, कुछ आदमियों को हमारे गाँव में किसी लिखने नहीं आएगा, आपको तो बहुत क्या सबसे बड़ा मेन मुद्दा यही है कि मैं भी अच्छा वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने बहुत आगे तक चीजों को देखा। स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा इशू है हमारे उसके लिए है। अब से आप 10 साल पहले पीछे जाओ, कोई भी एक बच्चा आप मुझे मिलवाना जिसकी स्कॉलरशिप रुकी हो या जिसका स्कॉलरशिप बेस मैं खुद इस बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस बात कर रहा हूँ। बात बता रहे हैं जी, मैंने आईएफटीएम में भी एडमिशन लिया था, मैंने 1 साल कंप्लीट किया, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इशू ऐसे रहे जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, उसी के कारण मुझे छोड़ना पड़ा। और उन्होंने साफ साफ बोला स्कॉलरशिप एडमिशन ही नहीं है जी, स्कॉलरशिप नहीं आई थी, एडमिशन ही नहीं दिया उन्होंने। और डॉक्यूमेंट जो जमा किए थे ना, फिर स्कॉलरशिप कितने दिन पहले की बात है? लगभग 2023 में मैंने एडमिशन लिया था, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया। आज भी मेरा एडमिशन पड़ा, आप देख सकते हैं। क्या कोर्स कर रहे थे वहाँ? मैंने पॉलिटेक्निक सिविल किया था। पॉलिटेक्निक सिविल जी, अच्छा ठीक है। आप अपना प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम कीजिए, आप शुरू कीजिए आप अपना। तो देखिए, जब आप नीचे ग्राउंड पे उतरते हैं तो बहुत सारी चीजें अलग समझ में आती हैं जो इन भाई ने मुझे इशू बताया है। मुझे नहीं लगता था कि ऐसा कुछ है। बहुत आरोप प्रत्यारोप सरकारी वो लोग लगाते थे, पॉलिटिकल लोग, लेकिन वैसा मुझे कोई बंदा मिला नहीं था जिसकी स्कॉलरशिप रुकी हो, या क्योंकि शेड्यूल कास्ट से जो है स्कॉलरशिप मैक्सिमम आ ही जाती थी और सरकार का ये दावा भी है। तो जो अगर सरकार तक ये बात पहुंचती है, और मैं खुद भी कोशिश करूंगा जब भी जो है अधिकारी या किसी सरकारी मंत्री से मिलूंगा, स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है कि यहाँ से जो गरीब बच्चे निकलते हैं वो पढ़ ही स्कॉलरशिप बेस पे पाते हैं, वरना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ध्यान देना चाहिए सरकार को।